साथ संघर्ष करो। प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी किसानों के सम्मान में। आदरणीय कमल सिंह चौहान साहब। हेलो साथियों, आज हम सीहोर जिले की जावर नगर की इस पवित्र धरती पर देश के कोने कोने में चल रहे किसान आंदोलन और खास करके दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है कि चारों तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और देश के तमाम राज्यों के किसान जो केंद्र सरकार द्वारा 2020 में पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन लगे, सम्मान में उन किसानों के समर्थन में हम लोगों ने भी जावर नगर के आसपास के तमाम किसानों को यहाँ पर इकट्ठा किया है और हमारे संगठन के बैनर तले हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है और हम सब लोग किसानों के उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस मंच पर हमारे उपस्थित सभी जुझारू और संघर्षशील नेता साथी, पांडाल में उपस्थित सभी दूर दराज आसपास से चलकर आए हमारे पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार, समर्पित और संघर्षशील साथियों, मैं आपके बीच में कुछ बात रखना चाहता हूं कि ये जो कृषि बिल 2020 सरकार लेकर के आई है और कहीं ना कहीं ये देश के जितने भी पूंजीपति लोग हैं, देश के जितने भी औद्योगिक घराने के लोग हैं, कल कारखानों को चलाने वाले लोग हैं, ऐसे पूंजीपति लोगों के हाथ में सरकार इस देश के तमाम संस्थानों को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को और शासकीय विभागों को उनके हाथों में बेचना चाहती है। और ये जो कृषि कानून है, ये कृषि कानून कोई नया उदाहरण नहीं है। इससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जो निजीकरण का मामला है, ये मामला लगभग 30 साल पुराना है और इसके लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही जिम्मेदार है। आपको ये पता होना चाहिए कि सन 1990-92 में उस समय की तत्कालीन सरकार रही, कांग्रेस की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। सबसे पहले वो कानून पास हुआ और उस कानून के जरिए सबसे पहले जो निजीकरण का कानून है, उस निजीकरण के कानून के जरिए 1990-92 के बाद साथियों शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण के कानून को लागू किया गया। आपको ये पता होना चाहिए कि एक जमाना था जब सरकारी स्कूलों में गरीब का बेटा भी पढ़ता था और अमीर का बेटा भी पढ़ता था। व्यापारी का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, नौकरी पेशा करने वाला जो आदमी था, कर्मचारी अधिकारी था, उसका बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सरकारी स्कूल में पढ़ के आईएएस और आईपीएस बनते थे। सरकारी स्कूल में पढ़ के मजिस्ट्रेट, थानेदार, प्रोफेसर और पत्रकार, साहित्यकार और वकील और अच्छे राजनेता भी सरकारी स्कूल में पढ़ करके लोग बना करते थे। ये हम सब जानते हैं। 1947 से 1990 तक की स्थिति है इस देश की। लेकिन जब सत्ताधारी लोगों को ऐसा दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के भाई, अल्पसंख्यक जाति के भाई, सामान्य जाति के वो भाई गरीब और कमजोर है, अपने बेटे और बेटियों को पढ़ा करके वो आगे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बनाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले निजीकरण के कानून का प्रयोग इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया गया और साथियों शिक्षा के क्षेत्र में उस समय सबसे पहले प्राइवेट स्कूल खोलने के लाइसेंस लोगों को दिए गए। पूरे देश में और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ।
हजारों की संख्या में प्राइवेट स्कूल खुले और जैसे ही प्राइवेट स्कूल खुले साथियों, सरकारी स्कूल बर्बाद हो चुके हैं। आज आपके सामने है उदाहरण, इसी सीहोर जिले की 167 स्कूलें 2018 से पहले बंद हुई। आज हम यहाँ पर जावर नगर में बैठे हैं। जावर नगर से 4 किलोमीटर दूर, चाहे अरोलिया परोलिया हो या टोल का गांव हो, भाटीखेड़ा हो, बनखेड़ा हो, उनकी प्राइमरी स्कूलों की हालत आपके सामने है। तो मैं कहना चाहता हूं कि धन्ना सेठों को ये सरकारी संस्थान सरकार हमके हाथों में बेचने का काम कर रही, शिक्षा को सबसे पहले बेचने का काम किया और साथियों बुरी तरीके से शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई। और आज की तारीख में हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद हो गए। खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? क्या साथियों इस देश के पूंजीपतियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? इस देश के बड़े व्यापारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? इस देश के जितने बड़े नौकरी में लोग हैं उनको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा? नहीं साथियों, इसका नुकसान वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवार, छोटे किसान और मजदूर परिवारों के लोग हैं। उनके बेटे और बेटियां आज अनपढ़ और वंचित इसी निजीकरण के कानून आज की तारीख में है साथियों। इसलिए सबसे पहला बड़ा नुकसान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करके किया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्पतालों का निजीकरण हुआ। एक जमाना था जब सब सरकारी अस्पतालों में इलाज कराया करते थे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। यदि कोई एक्सीडेंट होता था तो सरकारी अस्पतालों में ले जा करके उसका इलाज किया करते थे। चाहे कैंसर की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो या कोई ऑपरेशन का मामला हो, सरकारी अस्पतालों में लोग ले जा करके इलाज करवाया करते थे। लेकिन आज साथियों सरकार में बैठे हुए लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को और तमाम धन्ना सेठों को इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर तमाम प्राइवेट अस्पताल खोलने के लाइसेंस दे दिए। आज दुकानों की तरह प्राइवेट अस्पताल चारों तरफ हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथियों जहां अगर 100 रुपया इलाज का खर्च होना चाहिए था, प्राइवेट अस्पतालों में सीधे सीधे 1000 रुपया लिया जाता है। नुकसान किसका हुआ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नुकसान आप सब लोगों का हुआ साथियों, किसी व्यापारी का या किसी धन्ना सेठ का, किसी नेता विधायक सांसद का नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो इस देश के किसानों का हुआ, नुकसान तो इस देश के मजदूरों का हुआ। इसलिए साथियों ये निजीकरण का जो कानून है ये इस देश के तमाम संस्थानों को धीरे धीरे निकलता जा रहा है। दूसरा मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, इसी मध्य प्रदेश की स्थिति, हम सब लोग यहाँ गांव खेड़े के रहने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए ये जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल है, ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल एक समय था जब हमारे लोग, जब छोटे किसान चाहे किसी भी जाति का किसान हो, इस क्षेत्र के अंदर सैंधव समाज के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं, खाती समाज, मेवाड़ा समाज, परमार समाज के लोग इस विधानसभा के अंदर रहते हैं। मैं सबसे यही पूछना चाहता हूं कि जब सरकारी साथियों ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हुआ करता था तो उस समय साथियों जब हमें कुएं पे कनेक्शन की जरूरत होती थी और एक किसान को 10 खंभों की जरूरत होती थी, आपको पता होना चाहिए कि वो खंभे भी फ्री करते थे और उस पर लगने वाले तार भी फ्री हुआ करते थे। ये साथियों उस जमाने की बात है जब ये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल हुआ करता था। लेकिन सरकार ने निजी हाथों में इसको भी बेच दिया, धन्ना सेठों को बेच दिया। और जब धन्ना सेठों को बेचा तो आज की तारीख में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कोई किसान जिसके पास अगर 5 एकड़ जमीन है, चाहे वो किसी भी जाति का हो साथियों, अगर उसको पोल कनेक्शन लेने की जरूरत है, अगर 5 पोल उसको लगाना है तो एक पोल की कीमत 12,000 रुपया है, तो 5 पोल की कीमत 60,000 रुपया हो जाती है। साथियों जिसके पास 5 एकड़ जमीन है वो किसान 60,000 रुपया किसी भी कीमत पर अदा नहीं कर सकता, मैं आपसे कहना चाहता हूं। और ऐसी स्थिति में जब वो अस्थायी कनेक्शन लेता है, क्योंकि ये बताया जाता है कि 150 से 200 फीट से ज्यादा जिसकी लंबाई उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, तो 500-700 फीट जिस किसान का कुआं और ट्यूबवेल है उसको अस्थायी कनेक्शन ही देना पड़ेगा या कनेक्शन उसको लेना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। तो साथियों 1 महीने का ट्यूबवेल में पानी है,
लेकिन 3 महीने की रसीद उसकी काटी जाती है। किसान धन्ना सेठों का नुकसान नहीं हुआ साथियों, नुकसान किसानों का हुआ, आप सबका हुआ। और ऐसा ही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो किसान साथियों 3 महीने की रसीद नहीं कटवा सकता और अगर उस किसान ने गलती से तार टांग करके अगर पानी सिंचाई करने का अगर काम किया, जरूरत की हिम्मत की, तो उसके खिलाफ मुकदमा बना दिया जाता है। और मुकदमा जब बनता है और समय से अगर पैसा उसने जमा नहीं किया तो किसान को जेल भी जाना पड़ता है। 10-10 हजार रुपए में इस मध्य प्रदेश के किसान जेल गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सरकार की नीति है। इसलिए साथियों, ये निजीकरण के कारण 1992 जी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण का कानून लेके आए। उस कानून के कारण ये नुकसान हुआ। दूसरा, मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों कि पहले 20-25 साल पहले इस प्रदेश में मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम सरकार, कोई भी बहुवन बेटी कहीं से भी बैठ करके कहीं आराम से जा सकती थी। संक्रांति का त्योहार हो, राखी का त्योहार हो, दीपावली, होली, ईद का त्योहार हो, लोग सरकारी में बसों में बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। साथियों, आज वो एमपीआरटीसी की बसें बंद हो चुकी है, बसें भी बंद हो चुकी है। हजारों की संख्या में उनके जो कर्मचारी उनको वीआरएस देकर के घर जबरन बिठा लेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साथियों, आज की तारीख में इस हाईवे पे इंदौर और भोपाल से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि भोपाल से लेकर इंदौर तक इस हाईवे के अंदर जितनी भी जमीन गई है, कहीं सैंदल समाज के लोग होंगे, कहीं खाती, मेवाड़ा, परमार, पाटीदार समाज के लोग होंगे जिनकी जमीन गई होगी। लेकिन आज की तारीख में इस रोड के ऊपर सरकारी गाड़ियां चलना बंद हो चुकी है और उनकी जगह साथियों 1-1 करोड़ रुपए की वॉल्वो और चार्टर्ड गाड़ियां चलती है। वो इंदौर से सवारी बिठाती है 500 रुपया लेकर के और भोपाल में जाकर के उनको उतारती है। बीच में आने जाने वाले लोग, बीच में जितने किसान रहते हैं, जितने मजदूर रहते हैं, जितने आम लोग होते हैं, उनके आने जाने की क्या व्यवस्था है, इस सरकार ने आज तक उस बात की कोई चिंता नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये निजीकरण के कारण हमारे सामने समस्या खड़ी हुई है। इससे नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि गांव में रहने वाले लोगों ने खून पसीने से अपनी बेटियों को, अपने बेटों को शहरों में कमरा दिला करके पढ़ाई लिखाई करने का काम कराया। तकनीकी डिग्रियां, मैनेजमेंट की डिग्रियां, व्यावसायिक डिग्रियां उनको बच्चों को हासिल करवाई। इंजीनियरिंग में भेजा, मेडिकल में भेजा, फार्मेसी में भेजा, एग्रीकल्चर में भेजा, मैनेजमेंट में भेजा। और जब नौकरी लगने की बारी आई तो सरकार में बैठे हुए लोगों ने शासकीय विभागों का निजीकरण करना शुरू कर दिया, शासकीय क्षेत्र के उद्योगों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। इसलिए साथियों, नौकरी भी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये सरकार की नीतियां हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी निजीकरण के कानून के तहत ये मंडी वाला मामला भी सामने आया है। मंडी वाला मामला, आज ये किसान जो 2 महीने से, उन सब लोगों को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं, सलाम करना चाहते हैं, जो 65-70 दिनों से इतनी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के चारों तरफ सरकार की नाक में दम करके रखा है। और उस आंदोलन में 100 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। उन तमाम किसानों को भी हम श्रद्धांजलि करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। इस मौके पर का समाधान करना तो दूर की बात है, लेकिन ये सरकार उनको खालिस्तानी के आतंकवादी, नक्सलवादी के या फिर उनको चाइना और पाकिस्तान का समर्थन के करके बदनाम करने का काम कर रही है साथियों। इसलिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ठीक जिस तरीके से निजीकरण में शिक्षा बर्बाद हो गई, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई, सड़क परिवहन व्यवस्था चौपट हो गई, प्रदेश की बिजली व्यवस्था चौपट हो गई, इसी तरीके से साथियों, अगर मंडियों का निजीकरण होता है, निजी हाथों में मंडी को सौंपा जाता है, अगर जो इस देश के अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों के हाथ में अगर निजी मंडियां आती है तो ये सरकारी मंडियां अवश्य बंद हो जाएगी। मंडी बंद कैसे होगी साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आज साथियों, अगर जावर शहर के अंदर एक सरकारी मंडी है,
और इसके समानांतर अगर प्राइवेट मंडी खुलती है, अडानी और अंबानी जैसे लोग अगर प्राइवेट मंडी यहां खोलते हैं, तो इस मंडी में अगर 2000 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं बिकता है, तो अडानी और अंबानी की मंडी 2300 और 2400 रुपए में आपसे गेहूं खरीदेगी। जब आपसे 2400 रुपए में गेहूं खरीदेगी, तो निश्चित रूप से किसान फायदे के चक्कर में प्राइवेट मंडी में जाएगा और यह सिलसिला 2 से 3 से 4 साल लगातार चलता रहेगा। उस दौरान सरकारी मंडी में जितने हम्माल हैं, सबसे पहले वो बेरोजगार होंगे। जितने व्यापारी जिनने लाइसेंस बना रखा है, जब सरकारी मंडियों में अनाज बेचने वाला किसान नहीं जाएगा, तो वहां का हम्माल बेरोजगार हो जाएगा। वहां के जो अनाज बिनने वाली जो पेट पालने के लिए हमारी बहन बेटियां हैं, वो बहन बेटियां बेरोजगार हो जाएगी। और जब वहां पर व्यापारी जो अपने लाइसेंस लेकर के बैठा है, वो व्यापारी भी निश्चित रूप से बेरोजगार हो जाएगा। और सबसे ज्यादा साथियों जो वहां पर कर्मचारी है, जब किसान वहां पर अनाज लेके नहीं जाएगा, तो तमाम कर्मचारियों को जबरन उनको VRS लेकर के घर बिठाने का काम ये सरकार करेगी। और जब ये सरकारी मंडियां 3-4 साल में बंद हो जाएगी, तो निश्चित रूप से साथियों जो प्राइवेट मंडियां हैं, जो 2300 रुपए में 2400 रुपए में आपको खरीदने का काम करेगी, वो 1600-1700 रुपए में आपका अनाज लेने के लिए आपको मजबूर कर देगी और ये मंडियां निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। जैसे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल आने के कारण बंद हो गए, सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों के कारण बंद हो गए, इस तरीके से साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले एक दूरदर्शन का चैनल हुआ करता था। वो चैनल जब उसके समाचार सब लोग सुना करते थे, और जब आज की तारीख में हजारों की संख्या में प्राइवेट चैनलों की बाढ़ आ गई है, निश्चित रूप से साथियों सरकारी चैनल बंद हो गया। यही स्थिति आपने देखा होगा कि रिलायंस कंपनी का मालिक जियो की सिम पिछली बार उसने फ्री कर दी, और जब फ्री सिम हुई तो लोगों ने अपनी पुरानी सिम तोड़ डाली। और साथियों उसका परिणाम यह हुआ कि 1 साल तक फ्री उसको कर दिया गया, और 1 साल फ्री करने के बाद साथियों आपको पता होना चाहिए कि आज उसमें 500 रुपया पर मंथ का आज जियो के मालिक उसका लेने का काम कर रहा है। तो आज जिस तरीके से जियो के कारण BSNL जैसा जो आज सांस के उपक्रम है वो बंद हो चुका है, तो निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्राइवेट मंडी अगर आती है तो सरकारी मंडियां लाजमी है कि बंद होना ही है। इसका जो दुष्परिणाम है वो आज नहीं दिखाई देगा, जो आने वाला इसके दुष्परिणाम 4-5 साल बाद आपके सामने आएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथियों पहला कानून प्राइवेट मंडियां खोलना है। दूसरा साथियों भंडारण का जो कानून है, भंडारण का कानून यह है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सीधे शब्दों में कि हमारे क्षेत्र के अंदर लोग प्याज और लहसुन की बड़े पैमाने पर खेती करते हैं, और जब सीजन का टाइम आता है तो जो छोटे किसान होते हैं उधार लेकर के प्याज और लहसुन लगाते हैं, उस कर्ज के कारण वो 7 रुपया 8 रुपया 10 रुपये के रेट में प्याज और लहसुन को बेच देते हैं। और जब उनके पास से सारा प्याज मार्केट में चला जाता है, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो जो प्याज और लहसुन को भंडारण कर लेते हैं, और उसको इकट्ठा करने के बाद जब साथियों बाजार में प्याज और जब लहसुन की जो आवक है वो कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से उसका भाव 40 रुपया 50 रुपया हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो व्यापारी है जो किसानों से कम 8 रुपये 10 रुपये में खरीद कर भंडारित कर लेता है, वो सबसे ज्यादा मुनाफा उस समय लेता है। ठीक यही स्थिति साथियों भंडारण के कानून में है कि यदि अडानी और अंबानी जैसे लोग हैं, देश के जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, ये बड़े बड़े साइलो बड़े बड़े भंडार गृह खोल करके देश का जितना भी अनाज है, चाहे गेहूं हो, धान हो, चना हो, मसूर हो, मूंगफली हो, सोयाबीन हो, तमाम खरीद करके उनका भंडारण करेंगे और महंगे दामों में फिर इस देश के किसानों और गरीबों को बेचने का काम करेंगे। इसकी कोई जवाबदेही सरकार ने तय नहीं की है, इसकी जो सीमा सरकार ने तय नहीं की है, इसलिए साथियों ये जो सबसे ज्यादा नुकसान उसका होना है। तीसरा साथियों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी लगभग ऐसी स्थिति है कि कोई कंपनी का मालिक किसी किसान के पास आता है और किसान से कोई अनुबंध हुआ, और अनुबंध होने में 1 लाख रुपया अगर 5 एकड़ जिस किसान के पास जमीन है उसको 5 एकड़ पर यदि 1 लाख रुपया और देता है, और उसे किसान से ये लिखा पड़ी होगी कि भाई हम अपनी तरफ से खाद, अपनी तरफ से बीज, बिजली और पानी देंगे, और जो उत्पादन होगा वो उत्पादन हमें, जो उपज हमें आपको बेचनी होगी। और साथियों इस दौरान अगर
भारत की जो कृषि है उसको मानसून का जुआ कहा गया। कभी ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी बारिश होती नहीं है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है। अगर फसल खराब हो जाती है तो उसका जिम्मेदार भी किसान है। इसलिए साथियों, इस जो कानून में, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कानून में भी लोगों की खेती जाने का सबसे ज्यादा डर है। आपको पता होना चाहिए कि कोई प्राइवेट फाइनेंसर होता है, किसान जब ट्रैक्टर फाइनेंस कराता है, मोटरसाइकिल फाइनेंस कराता है, और यदि एक भी किस्त टूट जाती है साथियों, छूट जाती है, तो वो फाइनेंसर उस किसान के ट्रैक्टर को खींच ले जाता है। यही स्थिति इस कानून में होना है। इसलिए साथियों, ये तीनों जो कानून है कहीं ना कहीं किसानों के विरोध में है, किसानों के खिलाफ में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसलिए हम सब लोग इसका विरोध आज कर रहे हैं। पूरे देश में किसान इसका विरोध कर रहे हैं, और हम इस देश की सरकार से, हम प्रधानमंत्री मोदी जी से, उनकी पूरी टीम से ये आग्रह करते हैं, अपील करते हैं, जब इस देश का किसान इस कानून को चाहता ही नहीं है तो निश्चित रूप से इस कानून को आपको वापस करना ही होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। और ये आंदोलन जो आज पूरे देश में चल रहा है, आंदोलन और ज्यादा बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है, आंदोलन और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। हम इस देश के किसानों के साथ हैं, आंदोलन के साथ है, और हम ये चाहते हैं कि ये जो कानून है, इस कानून को सरकार वापस ले साथियों। इसलिए इस मौके पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि साथियों, हम सब लोग मिलजुल करके आपस में भाईचारा बना करके समाज को और देश को तरक्की और उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। आज देश के अंदर नफरत की और घृणा की राजनीति करने वाले लोग देश को और समाज को बांटना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं साथियों, ये देश हजारों साल टूटा है, हजारों साल कई बार खंड खंड हुआ है, लेकिन भारत का ये महान संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, संविधान के कारण 70 सालों से भारत अखंड है। उसकी वजह है साथियों कि ये देश उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक इस देश में रहने वाले अलग अलग धर्म के लोगों को, जिनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती है, जिनका खान पान अलग अलग हो सकता है, जिनके रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, जिनकी वेशभूषा अलग अलग हो सकती है, जिनके मतांतर और विचारधाराएं अलग अलग हो सकती है। इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी अनेकताएं हैं, इतनी विषमताएं हैं, इतने सब कुछ होने के बावजूद भी ये देश, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, चाहे आदिवासी हो, सभी लोगों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसलिए भारत नागालैंड से लेकर तो गुजरात तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत के पवित्र संविधान को साथियों हमें बचाने की जरूरत है। ये सरकारें जो बैठी हुई है, इस संविधान में कई सारे परिवर्तन कर रही है, कई सारे बदलाव इस संविधान में कर रही है, कई सारे अनावश्यक संशोधन इस संविधान में कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं साथियों आज संविधान खतरे में है, और इस संविधान का फायदा केवल एक जाति विशेष के लोगों को नहीं मिला है। इस संविधान का फायदा इस भारत देश के हर जाति और धर्म के लोगों को मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में बनिए का काम तराजू लेकर के व्यापार करने का था, लेकिन भारत का संविधान वो संविधान है जिसके कारण साथियों स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जैसे लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केजरीवाल जैसे लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, और वहीं भारत में महिलाओं को साथियों चूल्हा चक्की तक काम करने का मौका केवल मिला था। लेकिन आज अगर इस देश में ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी जी, मायावती जैसे लोग राजनीति में इतने बड़े ऊंचे पर ओहदे पर अगर पहुंचे हैं, तो उसकी वजह ये भारत का संविधान है। इसलिए साथियों इस देश में हमें संविधान की महत्ता को समझना होगा, और संविधान की रक्षा, संविधान की सुरक्षा हमें लोगों को बताना होगा, लोगों को उस संविधान के प्रति